हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अपने एसेस लिख रहे हैं तो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए। आप में से जो लोग फुल ब्राइट के स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात रखते हैं या जानते हैं, या जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो जानते होंगे कि उसके लिए पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो फुल ब्राइट के एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एसेस है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए व्हेन राइटिंग योर एसेस फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये चीज़ आप अदर जो गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि शेवनिंग है या एंडीवर प्रोग्राम है। लेकिन मैं चूँकि एक फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ और मैंने फुल ब्राइट की एप्लीकेशन के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं उसके ऊपर ही बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, आई हैव रेड dozens of essays from Fulbright applicants and potential candidates। तो मुझे जो चीज़ उनमें कमी नज़र आई या जो चीज़ बहुत अच्छी लगी या मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपके जो एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आए बाएं शाएं इधर उधर की बातें करने से आपके एसेस जो हैं उनकी वर्थ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो हमेशा एक चीज़ को आपको फोकस में रखना चाहिए कि व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स, तो आपका जो एकेडमिक गोल है या जो प्रोफेशनल गोल है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसको क्लियरली आपने उस स्टोरी में या उस एसे में जो है वो उसको वूवन करना है, उसको आपने उसमें तरतीब से उसको लिखना है या अच्छे तरीके से क्लियरली उसको लिखना है, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको ये चीज़ पता चले कि आपका गोल क्या है। अब सेकंड चीज़ जो उसमें आती है वो ये है कि आपका जो नैरेटिव है वो उसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो अपना नैरेटिव होना चाहिए। अब अपना नैरेटिव कब आता है? वो तब ही आएगा जब आपके पास किसी चीज़ के बारे में या जो ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी मालूमात है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपने एसेस लिखे तो उसमें एक जो एलिमेंट था वो मैंने क्लाइमेट चेंज का रखा कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो किस तरह हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान। अब उस पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे, पाकिस्तान में मेरी अपनी रिसर्च थी। लेकिन मेरा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कहाँ से होता था? क्योंकि मेरे पास उसके बारे में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो इस तरह थी कि मैं उसके बारे में गाहे बगाहे पढ़ता रहता था। मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, फिर मैं उसके ऊपर आर्टिकल्स इंग्लिश और उर्दू में, ज़्यादा उर्दू में लिखता था। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के मैगजीन्स थे या इस तरह और एग्रीकल्चर के रिलेटेड मैगजीन्स थे, तो उसमें गाहे बगाहे मैं इंग्लिश उर्दू में आर्टिकल्स मेरे आते रहते थे। जो लोग मेरा फेसबुक प्रोफाइल जानते हैं तो उसमें अगर वो हिस्ट्री चेक करें तो उसमें वो उर्दू में और इंग्लिश में उनको आर्टिकल्स वो मिल जाएंगे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब उससे होता क्या है कि जब आप एक चीज़ के बारे में रीड करते हैं और आपकी रीडिंग अच्छी होती है तो एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है और आप उसके ऊपर खुल के बात कर सकते हैं। नो मैटर कि आपने वो मटेरियल उर्दू में स्कैन किया है, आप इंग्लिश में नहीं कर सके बात, लेकिन आप उर्दू में तो कर सकते हैं। सेम गोज़ विद मी। तो उसमें मेरा पर्सपेक्टिव था। फिर जब इंटरव्यूअर्स ने मेरे इंटरव्यू में उसके मुतालिक क्वेश्चन किए तो मैंने सक्सेसफुली उनके आंसर्स किए और उस चीज़ को डिफेंड किया। तो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आपका अपना होना चाहिए, अपने एसेस में उसकी झलक आनी चाहिए। तो वो झलक जब तब भी आएगी किसी चीज़ के बारे में जब आपकी उस टॉपिक के ऊपर जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी में या माशरे में या पब्लिक जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें रीडिंग का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग आम से स्कूलों से आते हैं मोस्टली, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। आजकल तो इट्स बीन लाइक मोर देन 10 ईयर्स नाउ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे दौर में तो यही था कि वन नाइट स्टडी करके जो थे लोग वो एग्ज़ाम पास कर लेते थे। तो रीडिंग हैबिट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। तो रीडिंग हैबिट अपनी इम्प्रूव करें, उससे आपका नॉलेज बहुत बेहतर होगा, आपके पास मालूमात अच्छी आएगी और डेटा से इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन से नॉलेज कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको आएगा। और जब आप इस तरह के एसेज लिखेंगे तो उसमें आपका नैरेटिव और आपका जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। फिर एक चीज़ आपके एसेज में जो नज़र आनी चाहिए वो होनी चाहिए लीडरशिप एंड इनिशिएटिव। आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर लिख रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने अब तक क्या इनिशिएटिव लिए हैं।
तो वो चीज़ ज़ाहिर करेगी आपका पर्सनल इंटरेस्ट उस चीज़ में, और आपके अंदर जो कायदाना सलाहियत हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं और इनिशिएटिव एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को काम करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो आप उसको इनिशिएट भी करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। आप कम्युनिटी में सर्व करते हैं, तो लेट्स सपोज कि आपने ब्लड कैंप का उसको अरेंज किया, आपने मेडिकल कैंप को अरेंज किया, अपने सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या लीडरशिप स्किल्स दिखाए। तो इन चीज़ों को जब आप अपने एसेस में ज़ाहिर करेंगे, और ख़ास तौर पे फिर जब रिकमेंडेशन लेटर उसके साथ अटैच होंगे, और अगर आपके जो रिकमेंडर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, तो वो सोने पे सुहागा है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब फुलब्राइट जो है वो ऐसी लीडरशिप स्किल्स और ऐसी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। क्योंकि अब वो वेटेज क्यों देता है, क्योंकि फुलब्राइट चुनता ही उन लोगों को है जिनमें वो ये कायदाना सलाहियतें देखता है। उसके साथ साथ वो और चीज़ें भी देखता है कि वो लोग किस एरिया से हैं, किस हालात में जो है वो यहाँ तक, किस मुकाम तक पहुँचे हैं, और अगर फीमेल्स हैं, अगर स्पेशल चाइल्ड्स हैं, या अगर चैलेंज थे फिज़िकली, मेडिकली, तो उसके साथ साथ वो उन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन, 16 ईयर्स या 18 ईयर्स एजुकेशन जो है कंप्लीट की। वो चीज़ें अपना उसका पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो लीडरशिप स्किल्स हैं और आपके जो इनिशिएटिव लेने के स्किल्स हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा सराहता है। तो ये चीज़ आपके एसेस जो है उनमें नज़र आनी चाहिए क्लियरली। फिर चौथी चीज़ जो है वो है कि कंट्रीब्यूशन टू योर होम कंट्री, कि अब आप इतने बड़े स्कॉलरशिप पे, इतने बड़े अवार्ड के लिए जो है वो आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके अंदर जो है वो अपने मुल्क को या अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए कितना जज्बा रखते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेस लिखें, उन एसेस के एंड पे आप ये लाजमी मेंशन करें कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ माय प्रोग्राम आई प्लान टू रिटर्न टू माय होम कंट्री एंड वांट टू सर्व दीज XYZ इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स। फुलब्राइट और इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद यही होता है कि मिसाल के तौर पर मैं थोड़ी सी स्टोरीज में ऐड करता हूँ। अमेरिका या डेवलप कंट्रीज जो हैं वो हर साल अगर लाखों लोगों को भी इमिग्रेशन के लिए अपने दरवाजे खोल दे, तो इन कंट्रीज़ के ऊपर ही बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब ऐसे स्कॉलरशिप्स के लिए इनके जो डायमेंशंस होती हैं, उनमें एक डायमेंशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल एक्सचेंज, और एक जो होती है वो ये होता है कि अब उन डेवलपिंग कंट्री से, अंडर डेवलप कंट्री से आप काबिल लोगों को उठाओ, स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को अपने मुल्क में लेके आओ, उनको ट्रेन करो, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो आप स्किल सेट दो, और उनको ट्रेन करके उनके मुल्कों में भेजो, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और उसको खुद जाके सॉल्व करें। तो ये भी उनका मकसद होता है। तो अगर आप अपने एसेस में इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करते हैं कि यू हैव मोशंस और आपका एक प्लान है कि आप अपने होम कंट्री को सर्व करना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। आपका ऐसे जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें ये है कि आपकी जो एसेस हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो मिशन हैं, उनकी रेलेवेंस जो है वो फुलब्राइट का जो मिशन है उसके साथ होनी चाहिए, और आपकी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए टूवर्ड्स फुलब्राइट और उसका जो मिशन है। अब फुलब्राइट का मिशन मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इस चीज़ के ऊपर बात कर चुका हूँ कि वो है कि टू एनहांस द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ योर कंट्री एंड द अमेरिकन्स। और सेकंड उसका डायमेंशन है कल्चरल एक्सचेंज। थर्ड उसका डायमेंशन है कि जो उभरते हुए फील्ड हैं या जो बहुत ज़्यादा फील्ड्स की ज़रूरत है जिसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, उन फील्ड से लोगों को उठा के लाना, पढ़ाना, यहाँ पे उनको ट्रेन करना और उनको वापस भेजना, ताकि वो अपने कंट्री को जाके सर्व कर सकें। तो आपके जो एसेस हैं वो इन सारी चीज़ों के गिर्द जो है वो घूमने चाहिए। जब वो इन सारी चीज़ों के गिर्द जो है वो घूमेंगे, उनमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, तो आपके एसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये तो थे टॉप 5 जो की फैक्टर्स थे कि जो आपको कंसीडर करने चाहिए व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर फुलब्राइट स्कॉलरशिप एसेस। और ये अगर ये सारी चीज़ें उनमें आती हैं तो आई बिलीव कि दीज एसेस विल बी अ फुलब्राइट स्कॉलरशिप विनिंग एसेस। इसके अलावा अगर आपको सैम्पल एसेस चाहिए जो मतलब कि मैंने लिखे थे
और मेरे एसेस जो थे वो फुल ब्राइट विनिंग एसेस थे। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरी ईमेल नज़र आ रही होगी या इस वीडियो की डिटेल में है, तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। दुनिया भर से लोग जो हैं वो मुझे ईमेल्स करते हैं रेगुलरली बेसिस पे, तो मैं उनको अपने जो एसेस जो है वो सैम्पल जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि वो उसको देखें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और एक अच्छे से एसेस जो है वो अपनी एप्लीकेशन के लिए भी वो लिखें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।